हेलो दोस्तों, फिर से आपका जीनियस रेज कोचिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं के अध्याय 2 विलियन चैप्टर का राउल्ट का नियम आप सबको बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबसे हमेशा के लिए बनने लगेगा। देख लीजिए, राउल्ट का नियम ये कहता है कि इसकी दो शर्तें हैं। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए ये नियम किसके लिए लागू हो रहा है? दो शर्तें हैं, इसकी ध्यान रखना है। स्थिर ताप पर मतलब ताप को हम बदल नहीं रहे हैं, कांस्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है। और अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए बात कर रहे हैं। अवाष्पशील विलेय का विलयन मतलब ऐसा विलेय जो अवाष्पशील होता है, जो वाष्पित नहीं होता, ठीक है, उसके लिए बात किया जा रहा है। जैसे अगर हम शक्कर का विलयन बनाएं तो शक्कर कभी वाष्पित नहीं होगा, ठीक है। इस कारण से उसे बोलेंगे अवाष्पशील विलेय का विलयन। शरबत की बात करते हैं, शरबत में शक्कर वाष्पित नहीं होता, अर्थात ये अवाष्पशील विलेय का विलयन है, ठीक है। तो ऐसे विलयन की बात कर रहे हैं। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के ऊपर उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समझिए कि यदि कोई ऐसा विलयन हम लेते हैं जिसमें विलेय उपस्थित है, ऐसा विलेय जो अवाष्पशील है, तब जो विलायक का वाष्प दाब होगा, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। यहां पर इसका मतलब पहले समझ लीजिए। प्रमुख रूप से ये नियम क्या कहता है? विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। इसका मतलब क्या हुआ? विलायक का मोल प्रभाज यदि अधिक होगा तो विलायक का वाष्प दाब भी अधिक होगा। विलायक का मोल प्रभाज यदि कम होगा तो विलायक का वाष्प दाब भी कम होगा। प्रमुख रूप से नियम यही है, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। और शर्त क्या हो गई? दो शर्तें। कौन कौन सी? स्थिर ताप और किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन। ये दो चीजें हैं, स्थिर ताप लिया जा रहा है और किसी अवाष्पशील विलेय का विलयन लिया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों शर्तों के लिए बताया गया है। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के ऊपर उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई विलयन लिया, ये विलयन है, सामान्य रूप से इस विलयन को मान लीजिए हमने बोल दिया शरबत, ठीक है। शरबत में निश्चित रूप से शक्कर पानी में घुला होगा और शक्कर निश्चित रूप से क्या है? अवाष्पशील है, वाष्पित नहीं हो रहा, तो ये क्या कहला गया? अवाष्पशील विलेय का विलयन। अब कोई भी विलयन रखा है तो उसके ऊपर सामान्य वाष्प उपस्थित हो सकती है, क्योंकि अगर आप सामान्य रूप से अगर पानी को ही रख दें तो कुछ दिन बाद पानी वाष्पित होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि वाष्प कुछ न कुछ मौजूद रहती है, किसी न किसी विलयन में, किसी द्रव में वाष्प मौजूद रहती है। तो जितनी वाष्प होगी उतना ही वाष्प दाब होगा। वाष्प कम होगी, वाष्प दाब कम होगा। वाष्प ज्यादा होगी, वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, यदि यहां पर वाष्प दाब की बात करें तो इसका जो वाष्प दाब होगा किसके अनुक्रमानुपाती है? विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यह होता है नियम। अब इसमें देखिए, हम इसका व्यंजक दर्शाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दें। जैसे x का मतलब होता है मोल प्रभाज, a का मतलब होता है विलायक, B का मतलब होता है विलेय और P का मतलब होता है वाष्प दाब, ठीक है। X का मतलब मोल प्रभाज, A का मतलब विलायक, B का मतलब विलेय और P का मतलब वाष्प दाब। तो देखिए, अगर हम बोलते हैं XA तो इसको क्या पढ़ेंगे? विलायक का मोल प्रभाज,
एक्स का मतलब मोल प्रभाज है, ए का मतलब विलायक, तो क्या होगा विलायक का मोल प्रभाज। अगर बोलते हैं एक्स बी तो क्या हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। अगर बोलते हैं पी ए तो क्या कहलाया जाएगा विलायक का वाष्प दाब, चूंकि पी क्या कहलाता है वाष्प दाब, इसलिए पीए क्या हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये मैंने पहले आपको समझा दिया ताकि आपको व्यंजक इसका समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब कुल मिला के राउल्ट का नियम क्या होगा, यदि किसी विलायक का वाष्प दाब हम निकालना चाहते हैं तो मोल प्रभाज यदि ज्यादा होगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, मोल प्रभाज यदि कम होगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। मोल प्रभाज इसके पहले बताया जा चुका है, उसको भी मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं आपको। जैसे एक्स ए मोल प्रभाज है तो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, एक्स बी है तो एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। इससे परिभाषा क्या हो गई, जैसे एक्स ए हो गया विलायक का मोल प्रभाज, एन ए क्या हो गया विलायक के मोलों की संख्या, एन मतलब मोलों की संख्या होती है, एन ए क्या हो गई विलायक के मोलों की संख्या, और एन बी क्या हो गई विलेय के मोलों की संख्या। तो इसको बोलते कैसे परिभाषा के रूप में, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मोल प्रभाज क्या होता है, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यह पहले बताया जा चुका है। अब यहां पर हम राउल्ट के नियम में वापस चलते हैं। बताया गया था स्थिर ताप पर, शर्त क्या हो गई स्थिर ताप पर, और दूसरा क्या होगा किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के ऊपर उपस्थित, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के ऊपर उपस्थित किसका वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। विलायक के वाष्प दाब को क्या लिखेंगे हम, विलायक को कहते हैं ए और वाष्प दाब को कहते हैं पी, तो क्या हो गया पी ए विलायक के मोल प्रभाज। विलायक के मोल प्रभाज को क्या बोलेंगे एक्स मोल प्रभाज, और ए विलायक क्या हो गया एक्स ए के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको हम गणितीय रूप में देखते हैं तो विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब समानुपाती हो गया क्या विलायक का मोल प्रभाज। अब देखिएगा हम विलयन के वाष्प दाब को P कह सकते हैं, किसके बराबर है विलायक के वाष्प दाब के बराबर है, अर्थात P बराबर है PA समानुपाती XA। अब इसको चूंकि इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है, ये विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम विलायक का वाष्प दाब PA और विलायक के मोल प्रभाज को क्या लिखेंगे XA। विलायक के वाष्प दाब को विलायक को कहते हैं A और वाष्प दाब को कहते हैं P, तो क्या हो गया PA समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज विलायक को कहते हैं A और X कहते हैं मोल प्रभाज, तो PA समानुपाती XA। समानुपाती को हटाकर अगर हम एक कांस्टेंट रख लें नियतांक रख लें तो क्या हो जाएगा PA इक्वल टू KXA। ये आ गया हमारा समीकरण 1। अब जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है या नियतांक है जिसका मान ज्ञात करने के लिए हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं, ये के की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, नियतांक है एक, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं। अब शुद्ध विलायक के लिए शर्त क्या होती है, शुद्ध विलायक के लिए PA को P0A लिखते हैं, इस तरह से P0A लिख दिया जाता है तथा XA इक्वल टू 1। ये चीज थोड़ा समझना है आपको, शुद्ध विलायक के लिए PA का मान P0A लिखा जाता है, क्या कह रहे हैं शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं, तो PA का मान क्या लिखेंगे P0A और XA का मान होगा 1। भला ये देखिए थोड़ा सा XA का मान 1 कैसे होगा, आपने पढ़ा था XA इक्वल टू फार्मूला NA अपान NA प्लस NB। विलायक का मोल प्रभाज बराबर है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये फार्मूला पहले बताया गया था। तो यहां पर अगर शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है मतलब विलेय उसमें नहीं है, शुद्ध विलायक का मतलब विलेय उसमें नहीं है, और विलेय जब नहीं है तो Na अपान Na बचा इक्वल टू कितना हो गया XA इक्वल टू 1। XA का मान 1 कैसे आता है शुद्ध विलायक के लिए, क्योंकि शुद्ध विलायक में विलेय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल विलेय नहीं है तो क्या कहला जाएगा XA इक्वल Na अपान Na प्लस NB, तो NB का मान मतलब विलेय के मोलों की संख्या नहीं है, तो NB बराबर क्या कर दिए 0, हटा दिए उसको, तो बचा Na अपान Na इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है,
यहां पर देखिए, तो दो चीजें हो गई। शुद्ध विलायक के लिए लिखा जाता है PA इक्वल टू P0A, ऐसा समझ लेंगे, तथा XA का मान 1 होता है। अब समीकरण 1 में हम ये मान रख सकते हैं, जो ये दोनों मान आए हैं समीकरण 1 में रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं? K की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो ये दोनों मान यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? PA इक्वल टू K और XA की जगह पर हो गया 1, K का 1 में गुणा करेंगे K ही आएगा, तो P0A इक्वल टू K अथवा K इक्वल टू आ गया P0A। ठीक है, हमने ये दोनों मान कहां रखा है? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर क्या हुआ है? PA इक्वल टू K XA, XA का मान कितना हो गया यहां पर? K 1, तो कितना बचा? PA इक्वल टू P0A लिख दिए और XA का मान रख दिए 1, तो आ गया K इक्वल टू P0A। ये मान समीकरण 1 में रखने पर K की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इस K का मान हम समीकरण 1 में पुनः रख देते हैं, क्योंकि K का मान ही तो ज्ञात करना था। तो क्या हो गया? PA इक्वल टू K का मान कितना आया है? P0A। K का मान P0A, तो इस K की जगह पर क्या रख देंगे? P0A इंटू XA। तो PA इक्वल टू P0A XA, यही है राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के ऊपर उपस्थित, मतलब दो शर्तें लेना है, एक स्थिर ताप पर, दूसरा कैसे विलयन के लिए? अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय का विलयन क्या कहलाता है? शक्कर, नमक, ये सब वाष्पित नहीं होते, उनके लिए। तो स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के ऊपर उपस्थित किसका वाष्प दाब? विलायक का वाष्प दाब। विलायक के वाष्प दाब से तात्पर्य क्या है? जो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है विलायक, उसकी मात्रा को विलायक का वाष्प दाब कहेंगे। तो विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसको गणितीय रूप में कैसे लिख देंगे हम? यहाँ पे PA समानुपाती XA। P मतलब वाष्प दाब, A मतलब विलायक, तो क्या हो गया? विलायक का वाष्प दाब समानुपाती XA, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, ये नियम है प्रमुख, PA समानुपाती XA। XA को के पहले हमने बराबर का चिन्ह लगाया, तो क्या हो गया? नियतांक K। PA इक्वल टू K XA, समीकरण 1 आ गया। अब K एक समानुपाती नियतांक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं। शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे तो शुद्ध विलायक के लिए क्या ले लिया गया? PA को क्या लिखते हैं? P0A, तथा XA को क्या लिखते हैं? 1। XA का मान 1 कैसे आया है मैं अभी बता चुका हूं। तो ये ऐसा लिखा जाता है, ये दोनों मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा? K का। और जैसे K का मान आएगा तो उसको पुनः से समीकरण 1 में रखेंगे तो राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक आ जाएगा। मतलब इसमें हमको ध्यान रखना है दो शर्तें, स्थिर ताप पर और किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए। ठीक है, ये दो शर्तें हो गई। अब बस केवल इतना याद रखना है, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। बहुत सरल है, वाष्प दाब समानुपाती मोल प्रभाज, मतलब राउल्ट के नियम की जो प्रमुख चीज हो गई विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो साथ में आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का स्नेह ऐसा ही हमेशा बना रहे। धन्यवाद।